हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे इस कोरोना काल में। तो आइए आज आपके जीके के 20 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट है, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये आपका एसएससी जीडी के लिए ये क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण है अगर मैं कहूँ तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको अभी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। मैं आज आपको सारे ऑप्शन नहीं बताऊंगा और मैं आपको वही ऑप्शन बताऊंगा जो सही होगा। बाकी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वीडियो पुश करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दीन अमीर कोई विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। उन्होंने की थी मोहम्मद बिन तुगलक जी ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शासक की मंत्रिपरिषद की अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। यानी किस शासक के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी, तो वो हैं आपके शिवाजी। तो अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका राज्यालय हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई थी। तो गाइस जो राज्य हड़प नीति या राज्य में फूट डालो राज करो नीति या राज्यालय नीति, तो वो जो है आपका लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई थी, यानी आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका, अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैंने आपके खुद बनाया है। तो ये आपका यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम बताऊं तो ये चारों लेखक जो दिए गए हैं इनकी जो भी कृतियां हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें जो है मुद्रा राक्षस वो भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो भी हर प्रश्न में जब मैं आपसे सॉल्व करवाता हूँ क्वेश्चन, तो मैं आपको खुद बताता हूँ कि ये कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कितनी बार आ चुके हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो गाइस जो कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों की प्रसिद्ध है वो है चित्रकला के लिए। जो पहाड़ी यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। जो कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। आप समझ रहे हैं ना कि पहाड़ी जो पहाड़ होंगे उनमें चित्रकला ही बना सकते हैं, कला का तो वही नहीं, तो चित्रकला बनाएंगे, ऐसा कोई अट्रैक्टिव पिक्चर बनाएंगे जिससे वो बहुत अच्छा लगता है। तो राजस्थान में आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, आप पिथौरागढ़ जाते हैं या आप अजमेर शरीफ आपने नाम सुना होगा राजस्थान में, या फिर आप जयपुर जाते हैं, तो जब आप घूमने के लिए निकलेंगे माउंट आबू की तरफ, तो वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे मैसेज मिलेंगे पहाड़ों पे, ऐसी ऐसी दीवारों पे जो आप कहेंगे कि इट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब यहाँ पे आप पेंटिंग करना बहुत रेयर समझेंगे। तो वहाँ पे ऐसी चित्रकला है जो बहुत प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका, यामुनी कृष्ण मूर्ति। अब यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपका, यामुनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य के शैली के लिए विख्यात है। तो गाइस अब यामुनी कृष्ण मूर्ति क्या है, आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी हिस्ट्री उठा के देखते हैं या कुछ उठा के देखते हैं तो हम लोगों को उसमें एक मूर्ति का जो पिक्चर बना हुआ होता है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसमें कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए दोनों पैर अपने जोड़े हुए, और उसी मूर्ति को वो है आपकी भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी यामुनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य शैली से विख्यात है, तो वो है भरतनाट्यम। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, लंदन किस नदी के किनारे है। तो गाइज अगर मैं इसको कहूँ तो आप इसको स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी यूपीएसआई की भर्ती में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। यूपीएसआई
और एसएससी जीडी के लिए मैंने जहाँ तक अभी आपको बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो लंदन है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, टेम्स नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। पेरिस आपका सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी तरह मैं आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊंगा, अगर आप लोगों को नीड है तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा देश किस नदी के किनारे बसा है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन ए है 80। अब इसका मैं सही उत्तर ही आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आपको इतना पता होना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय मानक समय किस पर आधारित है, जो है 82 डिग्री और 30 पश्चिम देशांतर पर। अब पश्चिम देशांतर आप लोग थोड़ा सा घबरा रहे होंगे, पश्चिम देशांतर, तो मैं बता दूं कि ये होता है आपका डायरेक्शन। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया आपका पूरब। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो पश्चिम देशांतर पर है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो गाइज ये आपका के हाल ही में एक मूवी आई थी जिसके बारे में, उस वायुमंडल के बारे में पूरी मूवी ही बनी थी। और शायद मुझे हीरो का नाम तो नहीं पता, शायद कोई थे, लेकिन वो मंगल ग्रह पे बिलोंग करती थी। तो इसका जो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आपका 2019 और 20 में बहुत चर्चित पे रहा है। तो गाइज आप लोग ये याद रखिएगा कि मंगल ग्रह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है या उपग्रह या आपसे कुछ भी पूछता है तो आप लोग ग्रहों के बारे में पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों को ऐसी कोई नीड होती है कि सर ये वीडियो हमको प्रोवाइड करवा दीजिए, ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं आपके लिए पहले वो क्वेश्चन तो लाता ही रहता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी एसएससी जीडी यूपीएससी तथा लेखपाल या आरओ एआरओ भर्तियों के लिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो गाइज ये भी क्वेश्चन शायद मैं आपको 2 से 3 बार करवा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे इस वीडियो पे कोई क्वेश्चन भी रिपीट होता है तो इससे आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। आप लोग उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ सकते हैं, और इससे ये होगा कि वो जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपका और भी मजबूत हो जाएगा और आप दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। तो नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो वो है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा 1948 या 1951 या 1947 या 1949। दो प्रश्न हमें और मिल गए हैं गाइज। पहला 1949। 1949 जैसे ही हमने देखा तो हमको याद आना जाना चाहिए कि 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। और दूसरी बात कि 1949 26 नवंबर 1949 को 284 सांसद के सदनों ने या 284 सांसद के सदस्यों ने संविधान के उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपके ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके लिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। अब अगर आप लोगों ने, अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, तो जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो हम उसको डीपली पढ़ेंगे, यानी उसके बारे में हम पूरी चीज़ जान लेंगे। अब ये नई दिल्ली में कहाँ स्थित है? तो मैं बता दूं आपकी कि नई दिल्ली में, जब भी आपने बहुत नाम सुना होगा राजीव चौक का, तो राजीव चौक का आपने जब जितना नाम सुना है, तो आप जब राजीव चौक से आप हाईवे होते हुए जाएंगे तो आपको जो वहाँ पे
एक वाइट कलर की बिल्डिंग है जिसमें वहीं पे लिखा होता है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, और वहाँ पे आपको कई देशों के झंडे भी लगे हुए मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं जाना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। अब ये क्वेश्चन भी मैं आपको 2 से 3 बार प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि ऑप्शन देख लेते हैं पहले आपका। ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है आपका प्रधानमंत्री, और ऑप्शन सी है आपका विपक्ष का नेता, और ऑप्शन डी है आपका भारतीय सरकार का मुख्य सचिव। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो अब इसमें से हम अपने से क्वेश्चन एक बनाते हैं। अगर आप अपने से क्वेश्चन बनाएंगे या प्रश्न बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। अब ये भारत में तो ही होगा, हमें तो पता है। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका, राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संघ की शक्तियाँ किसमें निहित हैं। अब ये आपका मैं कहूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संघ की जो है शक्तियाँ किसमें निहित हैं। ऑप्शन ए देख लीजिए संसद, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। तो भारतीय संघ की शक्तियाँ किसमें निहित है। तो जहाँ तक ये क्वेश्चन मैं आपको बताया नहीं हूँ तो आप लोग आज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी संघ की शक्ति स्थापना है। और ये जान लीजिए कि जो अपना संविधान है उसमें संशोधन केवल और केवल हमारी सांसद ही कर सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो गाइस अब ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, अभी ये क्वेश्चन तो आपका यूपीएसआई से आ गया। तो यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश की जो दरोगा भर्ती आने वाली है सब इंस्पेक्टर की, उसमें आया था ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया था और 2003 में भी आया था। तो मैं अगर कहूँ तो पहले मैं आपका एक एक ऑप्शन बताऊंगा। ऑप्शन है आपका मैडमेस यानी परमादेश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैडमेस। और ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन बी आपका हैबियस कार्पस, यानी हैबियस कार्पस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं गाइस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं पता है या इनकी हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इससे क्या होगा आप लोगों के लिए सरल हो जाएगा। ऑप्शन सी है को वारंटो को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकार परीक्षा। ऑप्शन डी है आपका सर्सियोरिटी यानी उत्प्रे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस रिट दायर की जाती है। कौन सी रिट दायर की जाती है, हैबियस कार्पस रिट दायर की जाती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलते हैं अब, अगर ये सारे जो है अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। अब गाइस मैं अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आज मैंने मॉर्निंग में ही पढ़ा था, तो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के सही उत्तर। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। ऑप्शन ए है 7वीं, ऑप्शन बी है 8वीं, ऑप्शन सी है 9वीं, ऑप्शन डी है 10वीं। तो गाइस पहले हम इस क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन निकालते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में टोटल अनुसूची कितनी है, तो वो है 12 में से अगर मैं आपकी 12 की 12 आपको पढ़ा दूं तो वैसे तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं अभी इसी क्वेश्चन पे बता रहा हूं आपको। तो जो भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख है वो है आपका 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है गाइस, तो वो है आपका 8वीं अनुसूची में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन ए है अधिवास, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है पंजीकरण, ऑप्शन डी है संपत्ति स्वामित्व। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका, मैं बता दूं आपको कि वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप पैसा देके कभी यहाँ की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये क्वेश्चन मैं आपको शायद कल भी आपको जो आफ्टरनून का वीडियो प्रोवाइड करवाया था तो उसमें भी मैंने आपको ये करवा रखा है। विंग्स ऑफ फायर किस थी? एपीजे अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ फायर, अगर आप पढ़ेंगे विंग्स ऑफ फायर को लेके तो आप उससे बहुत मोटिवेट होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है। और आपको पता ही होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम की जब आप जीवनी पढ़ेंगे, आत्मकथा पढ़ेंगे, तो आप तो वैसे भी मोटिवेट होंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड कैसी लगी माय वीडियो, प्लीज़ अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में यूपीएसआई या एसएससी जीडी या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती या आप एआरओ या आरओ कह सकते हैं या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।